Hello and welcome to our Brighter Minds YouTube channel. So if you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel so that you get the notification channel. So हमने आज ये मार्केट की क्या कंडीशंस चल रही है, मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट 7-8 डेज़ के अंदर में और क्या आउटलुक लग रहा है, उसको लेकर हमने ये वीडियो आज का अपने व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैज़ चेंज बिटवीन लास्ट 15 डेज एंड टुडे, so that we can understand the dynamics that where we are going and or where we are heading and what we can do to take the benefit. So सबसे पहले तो हम ये जो वेरिएबल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमने देखा था कि जिन वेरिएबल्स की वजह से मार्केट में थोड़ी जिटरनेस थी, मार्केट के अंदर में जो वॉलेटिलिटीज़ हमने देखी पास्ट फ्यू डेज़ के अंदर में, तो फर्स्ट तो हमारा जियोपॉलिटिकल वेरिएबल था जो कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन की बात है। तो रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने ये देखा कि लास्ट 15 डेज़ में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। निगोशिएशन टेबल्स पे दोनों कंट्रीज़ आई हैं, दे आर हैविंग द टॉक्स एंड हमने उनके वेरियस राउंड्स देखे। 4th राउंड जो अभी फ़िलहाल कंक्लूड हुआ है, हालांकि उससे कुछ आउटकम नहीं निकला, बट दे आर होपफुल कि दे विल गेट टू सम मतलब आउटकम सूनर। सो अब रशिया यूक्रेन की वजह से हमने देखा था कि जो एक उसी फैक्टर की वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का एक फियर था लोगों के माइंड में, तो कमोडिटीज़ की प्राइसेस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखा। लगभग सारी कमोडिटीज़ के अंदर में काफ़ी वायलेंट मूव्स हुई। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एज अ कंट्री इंडिया के लिए वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। 80% मोर देन 80% हमारा इंपोर्ट होता है। तो वो वेरिएबल कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड बैलेंस को ख़राब करता है और बहुत सारी चीज़ों का एक चेन इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो सब क्रूड ऑयल के अंदर में भी हमने देखा कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के मामले में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई, चाइना के अंदर में थोड़े ग्रोथ्स के फियर्स आए, तो वो जो चीज़ें थी, प्लस यूएस जो है कई कंट्रीज से बातें कर रहा है फॉर द न्यू सप्लाई। इंडिया भी होपफुल है कि न्यू सप्लाईज जो हैं वो ऐड होंगी उसके अंदर, तो उसको लेके क्रूड की कहीं ना कहीं प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हुआ। वो जो क्रूड $130 बैरल पर बैरल प्लस ट्रेड करता था, वो कहीं ना कहीं अब हमने उसको बिलो 100 भी देखा। और अगर हम एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जो ऑयल इंडस्ट्री के जो लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि जो लॉन्ग टर्म है ये $60 to $80 कहीं ना कहीं जाकर सेटल होएगा, जैसे कि हमने ONGC के MD का इंटरव्यू पढ़ा उसको लेके था। प्लस क्रूड ऑयल का जो इंडिया का पर्टिकुलरली जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कैसे डाइवर्सिफाई करके मैनेज किया जाए। तो हमने देखा कि IOCL ने रशिया से विटॉल से उन्होंने 3 मिलियन बैरल्स परचेज़ करे, और इंडिया भी अपने बैक चैनल्स के थ्रू रशिया से फर्दर डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल परचेज़ करने का एक अपना व्यू पॉइंट ले रहा है चीज़ों को लेके। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो क्रूड का जो प्राइसेस है उसको मॉडरेट करने में हेल्प करेगा। हमारे लिए कॉस्ट जो इन्फ्लेशन जो बिल्ड होएगी चीज़ों के अंदर, उसको मॉडरेट करने में हेल्प लेगा। और ये थर्ड वेरिएबल अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि लास्ट वीक में कोविड का केसेस सर्ज हुए इन चाइना, एंड चाइना ने शेंजन को लॉक कर दिया, जो उनका वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है और वर्ल्ड का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट का डेस्टिनेशन है। वहीं से वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा गुड्स सप्लाई होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि चाइना का ये ट्रेंड रहा है, उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी है कि जहाँ भी थोड़े बहुत कोविड के केसेस आते हैं वो सिटी को ही लॉक कर देते हैं सो दैट कि ये वाइड स्प्रेड ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ चीज़ों के अंदर में थोड़ी सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन आएगी, बट दैट विल बी ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि चाइना ने चीज़ें कंटिन्यू रखी हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रखा है और फॉर फ्यू वीक्स के लॉकडाउन अभी तक रखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम अदर फैक्टर्स पे जाए तो हमने इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा देखा, मैक्रो डेटा देखा, जो 6.07 के करीब आया। कहीं ना कहीं मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी यही था, 6 पॉइंट के अराउंड था, 5.93 के अराउंड था। तो उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट तो अभी नहीं आया। सो मोस्ट प्रोबेबली इन अप्रैल जब हमारी सेंट्रल बैंक मीट करेगी चीज़ों को लेके, इंटरेस्ट रेट एंड फर्दर अदर थिंग्स को लेके,
तो वहाँ पे हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वो जून की मीटिंग में मोस्ट प्रोबेबली कुछ हो सकता है। तो इन सब सारी वेरिएबल्स को देखें, फिर हम फॉरेन फंड फ्लो को देखेंगे। तो फॉरेन फंड फ्लोज के अंदर में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटम में सेल हुई इंडिया की मतलब इक्विटीज़ फॉर जो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स एंड हॉट मनी जो होती हैं एफपीआई के थ्रू जो हमारे कंट्रीज़ में आती हैं, उनका एक एक्सोडस हुआ चीज़ों को लेके। बट वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है क्वांटम। तो हमको ये मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि फंड फ्लो जो है मोस्ट प्रोबेबली दे विल रिटर्न। ऑब्वियसली बहुत बड़ी क्वांटम पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट दे विल सर्टनली रिटर्न। क्योंकि अगर हम एज अ वर्ल्ड फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है कहीं ना कहीं अगर ब्रिक के अंदर में हम आना चाहते हैं तो हमारे पास जो है वो इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दिखता है। चाइना के अंदर ग्रोथ फियर्स हैं, देन कोविड का जो सर्ज है उसको लेके थोड़ी डाउट क्रिएट हुई है माइंड में, प्लस चाइना के जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं, वो रशिया यूएस का थोड़ा सा, चाइना जो रशिया को अपने एंड से चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है इन द वॉर, यूक्रेन वॉर। तो वो कहीं ना कहीं एक यूएस के सैंक्शंस एंड सो ऑन, वो एक ओवरहैंग बना रहेगा उनकी कंट्री के ऊपर। रशिया तो ब्रिक के कंपोनेंट से आउट हो चुका है बिकॉज आर इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू सैंक्शंस। सो अब ब्राज़ील और इंडिया बचता है। ब्राज़ील मोस्टली कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी है और इंडिया के अंदर में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ सेकुलर ग्रोथ मिलता है एक फॉरेन फंड को। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं फॉरेन फंड फ्लोज इंडिया को ही एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फाइंड करेंगे इफ़ दे, अगर वो ब्रिक वाले कंपोनेंट के अंदर में लगाना चाहते हैं, इमर्जिंग नेशंस में लगाना चाहते हैं। एक बड़ा पैसा डिप्लॉय हो जाता है इंडिया के मार्केट कैप को देखते हुए। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए हमको ये लगता है कि चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट 15 डेज़ से अभी तक में काफ़ी सुधार आई हैं। और एज एन इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है हमारा जो फोकस होता है कि हम इन वॉलेटाइल टाइम्स का इस्तेमाल करें अच्छी कंपनियों को पिक करने में, पर्टिकुलरली जहाँ पे हमको लगता है कि कैश फ्लो सस्टेनेबल है, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं और फ्यूचर विजिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर है कि ये रॉ मटेरियल की इन्फ्लेशन जो हम देखेंगे उनको वो पास ऑन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं विदाउट डैमेजिंग द वॉल्यूम। सो इन सब सारी चीज़ों को देख के हमको ये लगता है कि मार्केट में स्टैगर्ड मैनर में हमें एंट्री लेनी चाहिए, धीरे धीरे करके हमें बिल्ड करना चाहिए बिकॉज दीज टाइम्स ही हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि सेकुलर रन जो होती है उसमें कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको हम परचेस करना चाहते हैं बट नहीं परचेस कर पाते। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को जियोपॉलिटिकल इवेंट या फिर किसी और रीज़न से जो हमारी मार्केट वोलेटाइल होती हैं, हम जो है कंपनीज़ को के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की मतलब एक माइंडसेट रहती है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की माइंडसेट रहती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करने का हमको लगता है कि एक अपॉर्चुन टाइम है। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था। देन विल ऑल्सो डिस्कस द अपडेट्स जो हम आगे देखेंगे। कल यूएस की सेंट्रल बैंक का डिसीजन आज रात में आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। तो थैंक यू एंड गुड डे।